Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss two very important concepts in group theory: the centralizer and normalizer. Um, these are the definitions. Let H be a subset of a group G, then centralizer of H in G, denoted by C of H, is the set of all those elements of H that consist which commute with every element of H. तो सेंट्रलाइजर ऑफ H में G के वो वाले एलिमेंट हैं जो H के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, और नॉर्मलाइजर ऑफ H जो है this is denoted by n of H and is defined as the set of all those elements which commute with the set H. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है कि सेंट्रलाइजर जो है उसमें उसमें वो वाले एलिमेंट हैं जो एज के साथ एलिमेंट वाइज कम्यूट करते हैं, और नॉर्मलाइजर ऑफ एज जो है उसमें जी के वो वाले एलिमेंट हैं जो कि सेट एज के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। अब जो सेंटर जो है किसी भी ग्रुप का, दिस विल बी डिनोटेड बाय जी ऑफ जी and is defined as set of all those element of G which commute with every other element of G. Center of G में वो वाले element होते हैं जो G के हर element के साथ commute करते हैं। तो असल में ये centralizer है G का, क्योंकि every set is a subset of itself। तो G जो है वो भी G का subset है, तो अगर इसका हम centralizer लें तो this will be center of G। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ग्रुप जो है जब अबिलियन होगा तो जाहिर है सारे ही एलिमेंट उसमें कम्यूट करते हैं। जब ग्रुप अबिलियन हो तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, और इट मीन के हर पेयर ऑफ एलिमेंट जो है वो कम्यूट करेंगे। तो उस केस में जब जी जो है वो सेंटर ऑफ जी के इक्वल होगा। हम इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये हमारे पास हमारे पास एक फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे ये D3 है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर तो कम्यूटेटिव ग्रुप है तो उस केस में तो हम जो है वो हमारे पास अभी जो G जो है उसका सेंटर जो है वो सारा ही ग्रुप बन जाएगा। इस वजह से हमने ये जो नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप थे ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले जो नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप थे, सिमेट्रिक ग्रुप और डायहेड्रल ग्रुप, उनके बारे में बताया। तो ये जो डायहेड्रल ग्रुप है, अगर हमने आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम किया था, तो डायहेड्रल ग्रुप जो है दिस इज द ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स से ए एंड बी से ये जनरेट होता है। इसमें ए जो है इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, और बी जो है इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, और इसी तरह से ये कुछ रिलेशन है। ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए हमने कहा था कि ये रोटेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की अबाउट द सेंटर ऑफ ओरिजिन एट एन एंगल, सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एट एन एंगल 120। और बी जो है वो क्या है, वो जो जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक साइड से दूसरी तरफ उसकी रिफ्लेक्शन हम करते हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट से एक एलिमेंट जो है वो 1 है। ए क्यूब इज इक्वल टू 1, इट मीन के इस ए से 3 एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। और इसी तरह से ये एलिमेंट बी है, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए स्क्वायर बी। तो ये इस सेट में जो एलिमेंट है वो 6 है। अब अगर हम इसका कोई सबसेट लेते हैं, जैसे कि हम एज जो है वो ले लेते हैं 1 एंड बी। अब सेंट्रलाइजर ऑफ एज क्या होगा? सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ एज। अब अगर आप इस सेट का इस सेंट्रलाइजर निकाल लें तो हमने देखना है कि ये जी के एलिमेंट जो डायहेड्रल ग्रुप है, इसमें अगर आप देखें कि जो 1 है वो 1 से भी कम्यूट करता है, बी से भी कम्यूट करता है, इसका मतलब ये तो हमेशा ही सेंट्रलाइजर में होगा। अब आप ये ए देखें तो ए
तो 1 के साथ कम्यूट तो करता है, लेकिन a जो है वो b के साथ कम्यूट नहीं करता। ये हमें पता है कि a b इज इक्वल टू b a इनवर्स। इट मीन कि a b डज नॉट कम्यूट, a b इज नॉट इक्वल टू b। तो a जो है वो सेंटर में नहीं होगा। इसी तरीके से अब ए स्क्वेयर को देखना होगा, ये सेंट्रलाइजर में है। ए स्क्वेयर 1 के साथ तो कम्यूट करता है, लेकिन ए स्क्वेयर बी के साथ कम्यूट नहीं करता। यहीं से ऊपर वाले रिलेशन से आप ये अगर दोनों साइडों को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखें ये इसी इक्वेशन को दोनों साइडों पे ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए बी ए इनवर्स। अब ए बी की वैल्यू दोबारा से यहाँ से पुट कर दें, दिस विल बिकम बी ए इनवर्स। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी ए रेज टू पावर -2। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर -2 जो है ये बी ए के इक्वल है। तो इट मीन कि ए स्क्वायर बी भी बी ए स्क्वायर से बी के साथ कम्यूट नहीं करता, डिफरेंट आ। तो ये भी हमारे पास सेंटर में नहीं। अब बी जो है ये दायरा कम्यूट करेगा, बी 1 के साथ भी करता है। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ए बी है ये भी बी के साथ कम्यूट नहीं करता। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए बी। और इसी तरह से जो हमारे पास ए स्क्वायर बी है ये भी बी के साथ कम्यूट नहीं करता है। तो इस मीन के इसके सेंट्रलाइजर में यही दो एलिमेंट। तो इसी तरह से जो है वो आप एक और अगर सेट ले एच, तो अगर इसमें आप 1a स्क्वायर रखें, अब अगर आप इस सेट का जो है वो सेंट्रलाइजर निकालेंगे तो बिल्कुल उसी रूल से, लेकिन 1 जो है वो इसमें 1 जो है इन तीनों से कम्यूट करता है तो वो सेंट्रलाइजर में आ जाएगा। इसी तरह ए भी इन तीनों से कम्यूट करता है, ये भी इधर आ जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर भी आ जाएगा। अब एलिमेंट बी जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी किसी एक के साथ भी कम्यूट नहीं करेगा, तो इट मीन के वो सेंट्रलाइजर में नहीं होगा। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि बाकी कोई भी एलिमेंट कम्यूट नहीं करेगा। अब यही दो जो सेट है इनका अगर आप नॉर्मलाइजर निकालें तो नॉर्मलाइजर फर्स्ट सेट जो है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि पूरे सेट के साथ कम्यूट करता है। तो ऑब्वियसली 1 जो है वो तो कम्यूट करेगा, बी भी कम्यूट करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है तो इस केस में आप देखें नॉर्मलाइजर भी यही आएगा। ठीक है, तो लेकिन इस केस में जब आप नॉर्मलाइजर निकालते हैं इस सेट का, तो आप देखें कि इसमें ये सारे का सारा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये वाले एलिमेंट तो ऑटोमेटिक जो एलिमेंट सेंट्रलाइजर के हैं वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजर में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अगर ये एलिमेंट सेट एच के हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो सारे सेट से भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि ये जो एलिमेंट है, ये जो बी एलिमेंट है, ये अगर हम चेक करें तो इसको एज के एलिमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम बी बी ए स्क्वायर। अब इसको आप रीराइट कर सकते हैं, बी बी ए जो है ये इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। इसी तरीके से बी ए स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है, ए बी। यहाँ से ये बी ए स्क्वायर, ये असल में बी ए इनवर्स जो है ये ए इनवर्स किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर दूसरी साइड से अगर इसे एवेलुएट करें एच बी से, इट मीन कि आप एच के सेट एच जो है ये है, इसको अब आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ए बी एंड ए स्क्वायर बी। आप देखें कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल है, लेकिन जाहिर है एलिमेंट वाइज कम्यूट नहीं करते। दिस ए स्क्वायर बी और यहाँ पर भी सॉरी बी, तो ये जो ए स्क्वायर बी है ये ए बी के इक्वल नहीं है। इसी तरह ए बी जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल नहीं है, लेकिन सेट वाइज ये कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस कि जब हम कहते हैं सेंट्रलाइजर में जो
वो वाले एलिमेंट है जो एज के साथ एलिमेंट वाइज कम्यूट करते हैं। वैसे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें बी जो है वो सेंट्रलाइजर में नहीं बिलोंग करता, लेकिन बी जो है वो बाकी एज के हर एलिमेंट के, लेकिन वो एज सेट एज के साथ कम्यूट करता है। यहाँ पर आप देखें, ठीक है। तो ये देखिए ए स्क्वायर बी, अगर तो ये जो सेट है, दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, इट मीन कि जो बी एच है दिस इज इक्वल टू एच बी। तो ऐसा हो तो फिर बी कहाँ पे चला जाएगा, दिस इंप्लाइज के बी जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एच का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से तो देयर इज अ डिफरेंस, सेंट्रलाइजर ऑफ एज जो है उसमें वो वाले एलिमेंट हैं जो कि एज के साथ एलिमेंट वाइज कम्यूट करते हैं, और नॉर्मलाइजर में वो वाले एलिमेंट हैं जो कि सेट के साथ कम्यूट करते हैं। इस वजह से ये जो सेंट्रलाइजर है किसी भी सबसेट का, दिस विल बी अ सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एज, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई एलिमेंट हम लेते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एज में से, तो इसका मतलब है कि ये एज के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, हर एलिमेंट के साथ। तो ये ऑटोमेटिकली सेट के साथ भी कम्यूट करेगा, तो दिस इंप्लाइज एक्स एज इज इक्वल टू एच एक्स, और इसका मतलब है कि फिर एक्स बिलोंग कर जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ एज। तो सेंट्रलाइजर ऑफ एज इज अ नॉर्मलाइजर ऑफ एज, बल्कि ये इसका सब ग्रुप भी होता है। फर्दर दिस सेंट्रलाइजर ऑफ एज is a subgroup of normalizer of age। सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सब ग्रुप क्राइटेरिया, कि आप क्या करेंगे कि अगर कि आप सिलेक्ट करें कि x y belongs to centralizer of age, तो फिर हमने क्या शो करना है, देन वी विल शो दैट कि x y इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एज। ये किस तरीके कब इसमें होगा, जब एक्स वाई इनवर्स जो है वो एज के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर, शो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स, और ये आप जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सेंट्रलाइजर ऑफ एज जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एज का सब ग्रुप भी होता है, बल्कि और ये इसी तरीके से जो सेंटर है किसी भी ग्रुप का, क्योंकि वो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इस वजह से फिर वो सेंट्रलाइजर के साथ भी करता है। इट मीन कि दिस विल बी अ सबसेट ऑफ दिस, ये जाहिर है इक्वल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास रिलेशन, तो इसको आप वेन डायग्राम से अगर देखें तो ये हमारे पास ये ग्रुप है, ये आपके पास सेंटर है इसका, जी जी जो है वो आपके पास ये, तो अगर तो सेंटर ऑफ जी जो है इसमें वो वाले एलिमेंट हैं जो जी के हर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, तो याद रखें इसमें कम से कम 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, तो ये हमेशा इसमें एक एलिमेंट जरूर होगा। अब अगर जी में अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता 1 के अलावा, तो जो कि बाकी एलिमेंट से कम्यूट करे, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी हम वो वाले एलिमेंट ढूंढ लें जो जी का एक सबसेट है एज, उसके साथ कम्यूट करते हैं, सपोज ये इसका सबसेट है। तो इसका जो सेंट्रलाइजर है, जो एलिमेंट सेंटर में होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेंट्रलाइजर में चले जाए, तो दिस इज सेंट्रलाइजर ऑफ एज। जो एलिमेंट सेंटर में है वो सेंट्रलाइजर में भी होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा भी कोई एलिमेंट ना हो तो फिर ये भी है, तो जो एलिमेंट सेंट्रलाइजर में है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजर में चले, दिस इज नॉर्मलाइजर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है, तो इनमें फर्क है। सेंटर ऑफ जी में वो वाले एलिमेंट है जो सारे जी के साथ कम्यूट कर, तो सेंट्रलाइजर ऑफ एज में कौन से एलिमेंट है, वो वाले एलिमेंट जो सारे जी के साथ तो नहीं कम्यूट करते, लेकिन कम से कम एज के एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। और जाहिर है जो सारे जी के साथ करेंगे तो वो सेंट्रलाइजर में भी आ जाएगी, और नॉर्मलाइजर ऑफ एज में वो वाले एलिमेंट है
जो एलिमेंट वाइज तो कम्यूट नहीं करते एज के साथ, लेकिन सेट के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है ये भी देखनी कि ये जो हमारे पास ये जो सेट है एज, इसका आप सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर निकाल रहे हैं, दिस विल बी ऑलवेज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ एज। ठीक है, और इसी तरीके से एज जो है ये कंटेन करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ एज। तो ये जो है ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर ऑफ एज की। तो हम जो है वो दोबारा अपनी स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। अब ये एक प्रोपोजिशन है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड सेंटर ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये जो सेंटर है किसी भी ग्रुप का, ये जी का सब ग्रुप। आप देखें जब आपने ये शो करना हो कि कुछ सबसेट सब ग्रुप है, तो आपको ये चीजें प्रूव करनी होगी कि वो नॉन एम्प्टी है। अभी हमने कहा कि सेंटर ऑफ जी में कम से कम आइडेंटिटी जरूर होगी, तो ये नॉन एम्प्टी है, और बाय डेफिनेशन ये जी का सबसेट है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जी के कोई से दो एलिमेंट नहीं, ये सब ग्रुप क्राइटेरिया है। हमने ये शो करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ये शो करना होगा कि ये जो ए बी इनवर्स है ना, ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। कब होगा, जब वो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। हमने प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स जो है वो जी के हर एलिमेंट से कम्यूट करता है। तो उसके लिए हमने ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। तो देन वी हैव टू शो दैट ए बी इनवर्स इज, ये है वो एक्स के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ग्रुप है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट बी है ये सेंटर का एलिमेंट है। इसका मतलब कि ये जी के हर एलिमेंट से कम्यूट करता है। तो बी वाई इज इक्वल टू वाई बी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। अब दोनों साइडों पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ग्रुप में इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बाय बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बाय, इट मीन के बी इनवर्स जो है वो सेंटर का एलिमेंट है। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये बी इनवर्स सेंटर का एलिमेंट है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप ये लिख सकते हैं कि a इंटू बी इनवर्स x इज इक्वल टू a इंटू एक्स इंटू, क्योंकि बी इनवर्स जी के हर एलिमेंट से कम्यूट करता है, तो फिर वो x से भी कम्यूट करेगा। और अगेन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a x को आपस में मिला लें। ठीक है, अब जो a है वो सेंटर का एलिमेंट है, वो x के साथ कम्यूट करेगा। इसको ax को xa लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन बाय एसोसिएटिव, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फिर ये ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप जिस तरह मर्जी लिख लें। तो आप इसको x को अगेन अलहदा कर सकते हैं और ए बी इनवर्स को अलहदा कर लें। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए बी इनवर्स जो है वो x के साथ कम्यूट करता है। अगर ये कम्यूट करता है तो वो सेंटर का एलिमेंट है। ठीक है, तो सेंटर जो है किसी भी ग्रुप का वो सब ग्रुप। इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली दिस वे आपने प्रूव करना है कि सेंट्रलाइजर जो है ये भी सब ग्रुप होता है जी का, और इसी तरह से नॉर्मलाइजर जो है ये भी सब ग्रुप होता है जी का फॉर एनी सेट सबसेट एच। तो यहाँ पर ये जो है ये सबसेट की जगह ये जो है ये सब ग्रुप है। और ये कुछ एक्सरसाइजेज है, आपने फाइंड करना है सेंटर डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ये ऑर्डर 6 D3 जो है ये D6 है, D4 का, D5 का, D6 का। और फिर आप इसको देखते हुए ये देखें कि DN का सेंटर क्या होगा। इसी तरीके से ये एक और एक्सरसाइज है, टेक एनी सबसेट ऑफ D3 एंड फाइंड इट्स सेंट्रलाइजर एंड नॉर्मलाइजर। अभी मैंने एक एग्जांपल की, आप एक और सेट ले जो मैंने लिया है सबसेट, उसके अलावा कोई और ले और फिर उसका सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर निकालें। इसी तरीके से S3 एक और ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है, इसका भी आप जो है वो सेंटर और नॉर्मलाइजर निकालें। ये जो S3 है ये असल में ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ग्रुप क्या होता है। तो ये असल में जो ग्रुप है, अगर आपके पास x कोई भी सेट है तो देन S ऑफ x इज जो है वो सेट ऑफ परम्यूटेशन है। और परम्यूटेशन क्या होती है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग जो होती है फ्रॉम x टू x, उससे हम परम्यूटेशन कहते हैं।
ठीक है। तो सेट एस ऑफ एक्स में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक्स में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इस केस में हमारे पास जो टोटल बाइजेक्टिव मैपिंग होंगी, वैसे तो बहुत सारे रिलेशन है, देखिए अब टोटल हमारे पास 27 पॉसिबल मैप्स है, पॉसिबल वे है एक्स को एक्स के साथ मिलाने के, लेकिन उनमें से जो बाइजेक्शन है वो हमारे पास 6 है, 6 परम्यूटेशन है। एक्स पर कितनी परम्यूटेशन डिफाइन कर सकते हैं, 6। और ये डिटेल में हमने अलजेब्रा 1 के कोर्स में ये किया था, और वो कौन सी है, वो ये है, ये परम्यूटेशन है। 1 का इमेज 1 है, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन, हर एलिमेंट फिक्स है। ये परम्यूटेशन, ये इसमें क्या है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है। इसी तरह से यहाँ पे आपने 1 को 3 पे मैप कर दिया, ठीक है, 2 को 1 पे मैप कर दिया, और इसमें आपने 1 को फिक्स रखा है और बाकी दोनों को, 2 का 3 है, 3 का 2, यहाँ पर आपने 2 फिक्स कर दिया और यहाँ पर 3 फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये जो सेट है, देखिए आपके पास सेट बन गया। तो ये जो सेट है, ये इस पे अगर आप कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो है वो डिफाइन करें, तो या आप सिंपली इनको प्रोडक्ट ले लें, तो ये जो सेट है ये अंडर द परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है, और ये जो है इसको हम S3 कहते हैं। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप बीटा ऑफ गैमा निकाल रहे हैं, ये आपके पास बीटा, ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है। अगर इसका मतलब कि बीटा और गैमा को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि 1 का इमेज क्या होगा, पहले इस पे गैमा अप्लाई करें, तो गैमा 1 फिक्स है, फिक्स रख दिया, ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो बीटा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख रहे हैं वो 3 है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बीटा गैमा परम्यूटेशन हम निकाल रहे हैं, तो इट मीन कि ये अगर आप इसको 2 का इमेज देखें, तो इस पे पहले कंपोजिशन में पहला ये गैमा अप्लाई होता है, दिस विल बी गैमा ऑफ 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और बीटा ऑफ 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ देखें तो ये क्या है मैपिंग, कि 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 2 है, और 3 का इमेज 1 है, 2 फिक्स रह रहा है, तो असल में ये क्या मैपिंग है, डेल्टा। तो बीटा इंटू गैमा क्या है, डेल्टा। ठीक, इस तरीके से आप ये टेबल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमने अलजेब्रा 1 में भी किया था ये चीजें, तो और इसको हम सिंपल परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन जो है वहां से भी कर सकते हैं। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि जो ये जो सिमेट्रिक ग्रुप है, इसे हम ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन भी कहते हैं, ये आप कैसे फाइंड करते हैं, और इसमें जो है ऑपरेशन किस तरह से है, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये हमने बहुत डिटेल से पहले भी अलजेब्रा 1 के कोर्स में किया था, आप दोबारा से इसे करके चीजें रिकॉल कर सकते हैं। आपको ये अब देखें यहाँ पर, अब देखिए ये जो किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, जितना उस परम्यूटेशन, अगर तो वो परम्यूटेशन साइकिल है, तो जितनी उस साइकिल की लेंथ होगी वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे ये एक साइकिल बन रहा है, देखिए 1 से, साइकिल क्या होता है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाते हैं। इस साइकिल में पड़े हुए हैं तीनों एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या है, जितनी इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है 1 2 3, तो इस साइकिल का ऑर्डर क्या है 3। तो परम्यूटेशन में हर एक परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होता है कि आप साइकिल्स जो है उनकी लेंथ ले, हर साइकिल की लेंथ ले, और फिर उसका एलसीएम ले लें। तो इस वजह से परम्यूटेशन ग्रुप में ये बड़ा आसान है कि आप किसी भी ग्रुप का किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालें, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, साइकिल, पहले आप परम्यूटेशन को साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखें, फिर हर साइकिल जो है उसका ऑर्डर लिखें और उन सबका फिर एलसीएम लें, ठीक है जी। तो इस तरीके से, और इस तरह से किसी भी परम्यूटेशन का इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है कि सिंपली ये वाली चीज जो है, या जैसे अल्फा का अगर आप निकालना चाहें तो 2 3 1 को ऊपर लिखते हैं और 1 2 3 को नीचे लिखते हैं, तो आपके पास अल्फा इनवर्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके पास एलिमेंट का ऑर्डर होगा तो आप उससे एटलीस्ट साइक्लिक सब ग्रुप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देखिए ऑर्डर से हमें ये इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप ये सारी चीजें रिकॉल करें, आपके पास वो सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि ये भी हम जो है वो इसको भी यूज करेंगे। और इसी ग्रुप जो है और इसी को अगर आप इसकी इसकी भी प्रेजेंटेशन अगर लिखना चाहें, तो आप देखें कि ये जो हमारे पास
ये S3 है, S3 इसमें ये ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन है। इसको आप ये लिख, ये आपके पास S3 था, इसमें ये परम्यूटेशन थी, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। दिस इज 1 2 3, दिस इज एक्चुअली द साइकिल। इसका मतलब क्या है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, और इसी का इनवर्स है ये 1 3 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 है, इसमें 3 फिक्स है, और ये जो है 1 3 है, ठीक है, इसमें 2 फिक्स किया हुआ है, और ये जो है 2 3 है, इसमें 1 फिक्स है। ये असल में ये लिखा हुआ है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, और 3 का इमेज 1 है। इसी तरीके से ये असल में क्या लिखा हुआ है, 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, और 2 का इमेज 1 है, और यहाँ पर 3 फिक्स है। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, और 3 फिक्स है। इसी तरीके से ये जो है, यहाँ पर 1 का इमेज 3 है, 2 फिक्स है, और 3 का इमेज 1 है। और सिमिलरली ये जो है आपके पास यहाँ पर 1 फिक्स है, और 2 का इमेज 3 है, और 3 का इमेज 2। तो ये आपके पास परम्यूटेशन है। आप देखें कि यहाँ पर ये जो परम्यूटेशन है 1 2 3, इसको अगर हम 1 कह ले, ए कह ले, ठीक है, तो फिर ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यही है ना मल्टीप्लीकेशन हमने सीखी थी, 1 2 2 3। चलें दोबारा से रिकॉल हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है कि 1 का इमेज 2 है, और यहाँ पर 2 का इमेज 3 है, तो ये 3 है, और इसी 3 को ऊपर ले जाए। अब यहाँ पर देखें 3 का इमेज 1 है, और यहाँ पर 1 का इमेज 2 है, तो ये आप इधर आ जाएगी, और इसी एलिमेंट को ऊपर ले जाए। और 2 का इमेज यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 का इमेज, क्योंकि ये कंपोजिशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3 2। तो आप देखें कि ये जो हमारे पास है, दिस इज ए, और दिस इज ए स्क्वायर। और इस तरीके से इसका नाम अगर हम बी लिख दें, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है ए बी असल में क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, और यहाँ पर 2 का इमेज 1, तो ये 1 फिक्स है। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 3। तो ये आपके पास ए बी है, और दिस विल बी ए स्क्वायर बी। तो आप इसको इस तरीके से लिख दो। ये जो ग्रुप है, ये असल में 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ए और बी से, ठीक है। और इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहीं से ही आप प्रूव कर सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इट मीन कि ए क्यूब इज इक्वल टू 1। यही अगर इस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका नाम जो है वो हम 1 रख देते हैं। तो इसी तरह से जो बी है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की लेंथ 2 होती है, इट मीन कि ये बी स्क्वायर लाजमन 1 के इक्वल होगा। ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, ये साइकिल है, जितनी इसकी लेंथ है इतना ही इसका ऑर्डर है, तो ए क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 1। सिमिलरली ये ए बी है, तो ए बी भी ट्रांसपोजिशन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये हमारे पास इसकी ग्रुप प्रेजेंटेशन है, दिस इज द प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन है इस ग्रुप। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप ग्रुप को जनरेटर्स और रिलेशंस की मदद से लिखते हैं। दीज आर आवर जनरेटर्स, और ये आपके पास आपके रिलेशन है, ठीक है। अब आप देखें तो ये S3 की जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल वही है जो कि D3 की प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो असल में ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में आइसोमॉर्फिक है। ये हम देखेंगे लेटर ऑन के आइसोमॉर्फिक क्या होता है। तो लेकिन इस केस में ये इनकी सेम पर इनकी प्रेजेंटेशन एक जैसी है। ग्रुप ज़ाहिर डिफरेंट है, ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है, परम्यूटेशन से हमने निकाला था। और ये जो है ये सिमेट्रीज थी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्रीज थी। और ये जो है हमने एक सेट है जिसके ऊपर सारी की सारी बाइजेक्टिव मैपिंग जो है वो डिफाइन की। डिफरेंट है लेकिन इनका ग्रुप स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है। तो ग्रुप को लिखने का एक तरीका जो है, ये प्रेजेंटेशन है ग्रुप की। आप उसके जनरेटर्स और रिलेशंस में लिखते हैं। ग्रुप इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट, और वो एलिमेंट इन रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको डायहेड्रल ग्रुप की प्रेजेंटेशन हमने दी। तो आज जो है यही हमने ये टॉपिक करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आप अगेन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप वो शेयर कर सकते हैं। और
नेक्स्ट टाइम जो है फिर वो हम क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर दें।